योग का जो प्रोग्राम है ये एक तरह से होलिस्टिक थेरापी के रूप में हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। ये तो होलिस्टिक थेरापी क्योंकि आप चाहे किसी भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम से आप एड्रेस करने के लिए योग का अभ्यास करें, उसका इफेक्ट उस स्पेसिफिक एरिया में ना होकर के पूरे शरीर में आता है। परिणाम स्वरूप आपका संपूर्ण शरीर होलिस्टिक ढंग से हेल्दी होता है और आपका सिस्टम इंटरनली साउंड होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है शरीर का बेटर होता है। उसको मेक श्योर करने के लिए एक प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे शरीर के पूरे सिस्टम एक्टिव हो जाए, एक एक जॉइंट्स एक्टिव हो, एक एक नर्व्स एक्टिव हो, एक एक मसल्स एक्टिव हो, एक एक ऑर्गन एक्टिव हो, इसे सुनिश्चित करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि आपके शरीर में अगर सिस्टम एक्टिव होगा तो सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना। अगर सर्कुलेशन ठीक हुआ तो इससे मुख्य रूप से 2-3 काम होते हैं। सबसे मेजर काम होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन। जिन जिन एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन आप एक्सरसाइज के माध्यम से बढ़ाते हैं, उस एरिया में सेलुलर लेवल में जो वेस्टेज निकलते हैं, बनते हैं, उसको डिटॉक्स करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। दिस इज वन थिंग। जब एक बार शरीर को आप एक्टिव रख करके एक सिस्टम पे एक्टिव रख करके सर्कुलेशन के माध्यम से डिटॉक्स का काम किया, तो उसके साथ साथ एक और काम होता है न्यूट्रिशन सप्लाई का। न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन यू प्रैक्टिस योगिक प्रोसेस, आप सर्कुलेशन को बढ़ा रहे होते हैं, along with that nutrition supply will reach to every part of the body that will ensure the nourishment of the system। अब साथ में योग के अभ्यास में कोई भी एक्टिविटीज करें तो ब्रीदिंग कनेक्टेड होता है। If you are doing exercise without breath awareness, इसको हम योग नहीं कहते हैं, this is simply an exercise। Yoga happens when you connect your physical activities with the movement along with the breath, and then synchronize the practice in a way that influence not only the external organs but also the internal one, then only it becomes yoga। तो आप ब्रेथ को साथ में कनेक्ट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रेथ अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रेथ को डीप रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे इंश्योर होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाए। जब शरीर में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा तो आपने पहले डिटॉक्स किया, उसके बाद नॉरिशमेंट इंश्योर किया है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर किया है, तो उससे शरीर के एक सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम पूरी तरह से नॉरिश होने लग जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो रखा हो तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक एरिया में जहाँ प्रॉब्लम है उस एरिया में थोड़ा सा सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप बॉडी अलाइनमेंट के एंगल से जॉइंट्स के प्रॉब्लम को देखते हैं तो अलाइनमेंट को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस, अलाइनमेंट करेक्शन करते हुए रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज ओनली विद रेजिस्टेंस वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग योग में बहुत सारे आसन्स करते हैं जो अलाइनमेंट करेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग में भी फोकस्ड होते हैं। आपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लिया अलाइनमेंट करेक्शन करके, इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत थकान तो आता है, थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर तो आता है, इट्स वेरी नेचुरल। क्योंकि आपने योग के पोस्चर देखें, ज्यादातर पोस्चर उतने आसान भी नहीं होते हैं, इतने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सारे बुरे होते हैं। उसमें शरीर के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो पड़ता ही है, और उस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए जब शरीर के अंदर प्रेशर पड़ता है तो उस समय शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, उसमें कैलोरी भी ज्यादा बर्न हो रहा होता है पहले। और इन सारे प्रोसेस के समय में शरीर के अंदर जो थकान आया होता है उसको रिलीज करने के लिए उसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं। इस फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। तो रिलैक्सेशन से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम में खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। When that system get activated, शरीर के अंदर हीलिंग और मेंटेनेंस का काम ऑप्टिमाइज हो जाता है। हीलिंग और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम बेहतर ढंग से होने लग जाता है।
फिर उसके बाद आपने हीलिंग, रिकवरिंग, मेंटेनेंस सिस्टम को एक्टिवेट कराया रिलैक्सेशन प्रोसेस प्रैक्टिस करने के बाद, तो अब आप सिस्टम को और एनर्जाइज करने के लिए तैयार हैं. Then we practice some breathing exercise and some meditation technique to program the memory mechanism inside. Along with that, obviously breathing exercise has many more effects than normally we can imagine. तो उसका आपका विल पावर को बढ़ाने के लिए भी, आपके इंटरनल सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए भी, इंटरनल सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए भी, इंटरनल सिस्टम को हील करने के लिए भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इफेक्टिव होते हैं. फिर कॉम्बिनेशन में आपका जो पूरा सिस्टम हॉलिस्टिक ढंग से हेल्दी हो जाता है. उसको इंश्योर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है. अब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बेसिक योगा एटिकेट बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए होता है. दैट विल हेल्प. अगर चीज़ों को सही ढंग से ना करें तो कभी कभी उसका थोड़ा बहुत एडवर्स इफेक्ट भी रहता है. अगर आपने पेट साफ हुआ नहीं है और इन्वर्टेड टाइप के आसन प्रैक्टिस करने लगे तो नॉर्मली पेट साफ होने में थोड़ा दिक्कत आती है. सामान्य जो लॉ ऑफ नेचर को हमें ध्यान रखना चाहिए होता है ना. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा. इसको हम लोग योगा एटिकेट के रूप में फॉलो करते हैं. तो योगा एटिकेट में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो योग का अभ्यास करने से पहले आपका नॉर्मली पेट साफ हो तो अच्छा है. दूसरी बात, आप एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस करें. खाना खाने के बाद अगर योग का अभ्यास करेंगे तो खाना खाए हुए समय में पेट में खाना पचने के लिए पूरा ब्लड का कंसंट्रेशन चाहिए होता है उसको पचाने के लिए. अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा. डाइजेस्टिव प्रोसेस में ना जो फोकस नहीं हो पाएगा, उसके कारण से आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा. अब आसन करते समय पेट में प्रेशर डलेगा तो उस प्रेशर के कारण से खाना पचाने के लिए थोड़ा बहुत एसिड बना होगा, वो एसिड थोड़ा वहां से मूव करके दूसरे और चला जाएगा. तो जहाँ खाना नहीं हो वहां एसिड पहुंच गया तो वहां जलन हो जाएगा. इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट होते हैं. ऐसा न हो, सुनिश्चित करने के लिए योग का अभ्यास खाली पेट सुबह करें अच्छा है. अगर आप बाकी समय में करते हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे गैप रखना जरूरी होता है. आप लोगों का रिटायरमेंट ग्रुप है या रेगुलर वाला ग्रुप है? रेगुलर है. अच्छा, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. अब आपको शेड्यूल प्लान करनी है. आपका रेगुलर वर्किंग ग्रुप है तो प्लान उसी तरीके से हमें देखना चाहिए, है ना. अगर आप डेली रूटीन बनाते हैं तो उसमें 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए. इंसान सुबह जल्दी उठता है, उसका बॉडी क्लॉक है ना नेचर के हिसाब से सेट होता है. When that happens, आपका इंटरनल सिस्टम बहुत हद तक अपने आप ही सहजता से काम करने लगे. उसको इंश्योर करने के लिए try to make sure you get up in the morning before sunrise. अगर सनराइज होने से पहले उठना है तो थोड़ा सोना भी जल्दी पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी. ऐसे नींद के समय में क्या होता है हमारे शरीर में? हमें नींद क्यों चाहिए? एक्चुअली हम लोग जो पूरे दिन में काम करते हैं ना, इस काम को ऑपरेट करते करते हमारे शरीर के सिस्टम में एक तरह से थकान आती है या वेयर एंड टियर इफेक्ट आता है. उसको हीलिंग और रिपेयर करने के लिए नींद का समय में हमारा जो सेंसरी सिस्टम है उसका इनपुट बहुत कम चला जाता है. जैसे आप सोए हो उस समय हालांकि आवाज आ रहा होता है और उस समय स्मेल भी चल रहा होता है, स्किन भी सेंस ले रहा होता है, लेकिन हमारा माइंड इन चीजों को इग्नोर कर देता है. कारण क्या है? जब तक कंसिडरेबल चेंज नहीं आता तब तक एक बार रीड करा हुआ इंफॉर्मेशन को माइंड को बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप एक रूम में सोए हुए हो, उस समय जो आवाज थोड़ी देर पहले था वही आवाज चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो माइंड को उसके और अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. जो ब्रेथ के थ्रू फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस अंदर जा रहा था नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो ये फ्रेग्रेंस एक बार माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया, इसके ऊपर आप माइंड को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब तक वहाँ चेंज ना आए। चेंज आ जाए तो क्या है, डिटेक्ट करने के लिए माइंड को काम करना पड़ता है। और इस तरह से सारे जो इनपुट होते हैं, आइज तो ऐसे ही बंद होती है। अब इनपुट कम हो रखा है तो ब्रेन को उन चीजों को प्रोसेस करना नहीं पड़ रहा है ना। अब ब्रेन को प्रोसेस करना नहीं पड़ रहा है तो ब्रेन को कम मेहनत करना पड़ रहा है। उस समय ब्रेन एक तरह से हीलिंग के लिए हार्मोन रिलीज करता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। जैसे आपका सेंसरी इनपुट कम होता है, आप रिलैक्स होते हैं, उस समय ये प्रोड्यूस होता है। मेडिटेशन के टाइम में आप जो प्रैक्टिस करते हैं उस समय ये और ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सोए हुए टाइम में ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है। जब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है तो शरीर में जाकर के फिर ये ब्लड में मिक्स होता है। पहले जब ब्लड में ये मिक्स हो जाए तो पूरे शरीर में जाकर के हीलिंग और रिपेयरिंग एक्टिविटीज को एक्सेलरेट कराता है। और ये हीलिंग और रिपेयरिंग का जो जरूरत है, कम से कम 6-7 घंटे टाइम चाहिए होता है पूरे शरीर को रिपेयर करके और शरीर के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज बने उसको बाहर निकालने के। यही कारण है कि सुबह उठते समय नॉर्मली इंसान फ्रेश होने के लिए तैयार होता है, चाहे यूरिन हो, मोशन हो, माउथ में भी जैसे अंदर से म्यूकस वगैरह निकले होते हैं या आपको फील होगा, और नॉस्ट्रिल के भी बाहर वाले साइड में जो भी नॉस्ट्रिल के थ्रू गए हुए जो डस्ट पार्टिकल वगैरह ये इकट्ठा हो रहे होते हैं, आंखों में से भी थोड़ा म्यूकस वगैरह निकल रहा होता है। तो ये क्या है कि अंदर की जो वेस्टेज है उसको शरीर निकालने के लिए नवद्वार की ओर भेज देते हैं। अगर आपने सुबह पूरे 6 घंटे पूरा नींद लिया, मिनिमम 6 घंटा चाहिए, अगर जिसका फिजिकल या मेंटल मेहनत ज्यादा है तो 7-8 घंटे नींद चाहिए। इतने समय में आपका शरीर अंदर से रिपेयर और एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद अगर आपको सुबह उठते ही जल्दबाजी में कहीं जाना है और कुछ प्रेशर बन रहा होगा दूसरी चीजों का, तो शरीर के डिटॉक्स के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा जल्दी, बाकी लोगों से जल्दी या सनराइज होने से पहले, तो आपके पास थोड़ा टाइम रहता है। यू कैन हैव इनफ टाइम फॉर डिटॉक्स सिस्टम एंड ऑल। तो बॉडी उस समय, जब तक आप टेंशन फ्री नहीं होते तब तक बॉडी का डिटॉक्स का काम हाई प्रायोरिटी का नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा। द मोमेंट यू कम अंडर टेंशन और स्ट्रेस, डिटॉक्स वाला काम नहीं हो पाता है, हीलिंग और रिपेयरिंग वाला काम नहीं होता है। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा टेंशन के साथ सोच रहे हो उसी में हमारा एनर्जी लग जाता है। तो इसीलिए आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके आपको 2 गिलास पानी कम से कम पीना है। 2 गिलास पानी, आई सजेस्ट टू मेक श्योर लुकवार्म हो, गुनगुना पानी, गर्म पानी। तो गर्म से क्या होगा, पानी चले, मटकी का। सुबह के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक गर्म पानी सजेस्ट कर रहा हूँ। कारण क्या है कि सुबह आपका फ्लश आउट करने का समय है, आपको डिटॉक्स करानी है, शरीर का धोना है एक तरह से, है ना। तो उसके लिए ठंडे से ना कंट्रैक्शन इफेक्ट आता है और गर्म से एक्सपांशन इफेक्ट आता है, और एक्सपांशन इफेक्ट आने की वजह से ना इंटरनल क्लीनिंग में सपोर्ट मिलता है। आपने नोटिस करे होंगे, बर्तन वर्तन भी कई बार चिकनाई जम जाता है तो गर्म पानी से साफ करो तो साफ हो जाता है। तो गर्म का ना वो एक्सपांशन इफेक्ट आने की वजह से कोई चिपकने का चांस नहीं मिलता। तो आपने सुबह गर्म पानी पिया तो डिटॉक्स बहुत आसान हो जाएगा। मेक श्योर उसके बाद दिन के टाइम में मटके का पानी इज वेरी गुड। और इसके बाद आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, टाइम अवेलेबिलिटी जो भी हो उस हिसाब से, एंड दिस विल हेल्प यू डिटॉक्स। अब डिटॉक्स हो गया तो नॉर्मली आप लोग ज़्यादातर लोग 40-50 प्लस लग रहे हैं, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीज़ें जैसे बादाम या किशमिश या अखरोट या मनक्का, इस तरीके की चीज़ें, अंजीर, ऐसे थोड़ा सा, आधा मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। और उसके बाद हो सके तो वॉकिंग करके, वॉकिंग करने के बाद एक छोटा सा योग का प्रैक्टिस। आपका मैं बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं बना करके दे रहा हूँ क्योंकि आपका भी वर्किंग शेड्यूल है, तो सुबह मेरे ख्याल से 8-9 बजे तो निकलना ही होता होगा,
तो उसके पहले पहले हो जाए उस तरह का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। खाली पेट क्या है? हाँ, थोड़ा सा जैसे आपने क्या होता है, मैं आपको ये ड्राई फ्रूट्स में बीच में सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है कि कई ऐसे इंसिडेंट देखा है जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ज़्यादा खराब हो रखा होता है ना, या जिनका डाइट हैबिट थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, तो ऐसे केस में एनर्जी जो ब्लड में जो ग्लूकोज का ना फ्लक्चुएशन हो जाता है। अगर आप सुबह खाली पेट वॉकिंग करने एक्सरसाइज करने लग जाएं तो ज्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में अगर ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो गया तो बेहोश हो जाते हैं और कई बार वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया, वो बहुत हैवी नहीं होगा आपके सिस्टम के लिए भी, एनर्जी लेवल आपका डाउन नहीं होगा और अच्छे एनर्जी के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे और ग्लूकोज लेवल सडनली डाउन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं, क्योंकि बिलो 30-40 इयर्स के लोगों को मैं नॉर्मली ड्राई फ्रूट खा करके एक्सरसाइज करो नहीं बोलता, लेकिन आफ्टर 40-50 इयर्स ऑफ एज कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ चुका होता है, ऐसे केस में शुगर लेवल फ्लक्चुएट करने का रिस्क होता है। अगर ऐसा हुआ शुगर लेवल इमीडिएटली बहुत डाउन हो चला गया तो ऐसे केस में लोग बेहोश होकर के रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसा संभावना कभी ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट सजेस्ट करा है, लेकिन ये क्वांटिटी ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आप वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग करने से क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा। हाँ, भिगा हुआ ठीक है, अच्छा है। स्पेशली गर्मी के समय में भिगा हुआ ही लेनी चाहिए, सर्दी के समय में नॉर्मल में ले सकते हैं। और इसको करने के बाद आप फिर प्रैक्टिस, योग के प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मान लो 2-3 किलोमीटर वॉकिंग हो तो बहुत अच्छा है। अगर 2-3 किलोमीटर नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि सुबह पानी पीने के बाद आपके घर के आसपास ही जो भी एरिया है 2-4 राउंड जरूर लगा लीजिए। और आफ्टर दैट आपको योग के अभ्यास में बैठना है। योग के अभ्यास में मैंने कहा कि सारे सिस्टम को एक्टिवेट करना, जो मैंने प्रिंसिपल बताया था उसी को मैं इंश्योर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए उसको अब शुरू करते हैं। अब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आगे आकर के खड़ाता हूँ, इससे दिखाई भी देगा सही तरीके से। हाँ, तो आपको अभी आपको इमेजिन करनी है कि आपने 2-3 किलोमीटर वॉकिंग किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे खाना कितने देर पहले खाए हैं? ब्रेकफास्ट। अच्छा, घर से तो खा के आए होंगे ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का। चलिए, तब तो आप प्रिपेयर्ड हो कि अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए। आइए, लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रैक्टिस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथ को नीचे ले जाएं, अच्छी तरह से स्ट्रेच करें और ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। अच्छी स्ट्रेचिंग करते हुए। जिन्होंने भी बेल्ट बांधे होंगे ना, ज्यादा टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा, इससे कि जब में आपको दर्द ना आए। एंड देन गो अप टू द टोज। एक मसल थोड़ा सा टाइट रखिए, टोज के ऊपर अच्छी तरह से शरीर को स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें। While holding this, make sure कि आपका नेक और थ्रोट दोनों फ्री हो। कई बार ऐसे दर्द आता है या ऐसे ऊपर देखते हैं, तो ये ना करके फ्री रख लीजिए और मैक्सिमम स्ट्रेचिंग करके पोजीशन होल्ड करेंगे। Be there for few more seconds. Let's hold for last around 10 seconds more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 1. Down. Inhale and exhaling, roll your hands and bring it down. मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कराऊंगा क्योंकि रिपीट करने लगेंगे तो आपके चीजें रह जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करनी है मुझे और आपको प्रोग्राम में सारी चीजें कवर भी करनी है। लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो मैं 1-1, 2-2 बार ही रिपीट कराऊंगा, ठीक है। इसको आप रूटीन में जब प्रैक्टिस करते हैं तो 5-10 बार रिपीट कर सकते हैं। अब इस बार पैरों को खोल लेंगे, फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे। लंबी श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच करेंगे। हम इसको योग में तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। दोनों हाथ को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और पेट को थोड़ा अंदर खींचें, अपर शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की ओर। ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखें
फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। अच्छी स्ट्रेचिंग के साथ दोनों पैरों में इक्वल बॉडी वेट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। चेहरे पर कंफर्ट को मेंटेन करें। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर इसको दूसरी ओर भी करेंगे। Another round while exhaling go down, inhaling come up। ये एक तरह से फॉर्मूला टाइप है। हमेशा झुकते समय या आगे जाते समय श्वास छोड़ते हुए, ऊपर उठते समय श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। आप थोड़ा नीचे झुक सकते हैं, लेकिन अभी अपने कंफर्ट से ज्यादा मत करिएगा। Exhaling, roll your hands and bring it down। हाँ, अब फिर पैरों को मिलाएंगे। Inhaling को आप जितना कंफर्टेबली जा पाते हैं उतना ही जाइए। Lying straight। Exhaling down। हाँ, बहुत ज्यादा पुश मत, यही इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा था। अब ज्यादा पुश नहीं करेंगे। अब दोनों हाथ को थाइस पर रखें, बैक स्ट्रेट रखकर अपने कंफर्ट के लेवल तक ही जाएंगे। फिर आगे देखेंगे और श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। अपने कंफर्ट से ज्यादा पुश मत करिए। While doing this, try to keep your back flat possible, straight possible। फिर आगे देखेंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। इतने सिंपल अभ्यास करने से आप फ्रंट और बैक रीजन में मसल्स को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। अब पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। एंड थर्ड वन इज स्पाइनल ट्विस्टिंग। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, उस केस में आप पीछे राइट हैंड को लोअर बैक पर, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रख करके ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर स्पेस इनफ हो, बाद में कर रहे हो तो हाथ खोल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ ट्विस्टिंग करेंगे। While exhaling, go to the right side। Inhaling, come to center and exhaling, go to the left। अब ये लंग्स के लिए, पेट के लिए और उससे भी ज्यादा स्पाइन के लिए अच्छा है। आपके वर्टेब्रल कॉलम का अलाइनमेंट सेट होगा और साथ में स्पाइनल कॉर्ड का हेल्थ अच्छा होगा। Inhaling, bring your both hands up and exhaling, roll your hands। अब आपने ओवरऑल फ्रंट और साइड, फ्रंट बैक और साइड के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आने वाला अभ्यास किया है। अब जॉइंट्स को फोकस करते हुए नेक और हाथ के सारे जॉइंट्स, पैरों के सारे जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक। इनहेलिंग, टर्न योर हेड टू योर राइट। अब ये जो सीरीज नेक का सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज से आप सर्वाइकल पेन को 100% क्योर कर सकते हो। थोड़ा आराम से करेंगे और ऑलरेडी ना हो तो हमेशा के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी को छोड़ करके आप चाहे किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो उसको एड्रेस करेंगे। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द कंसर्न, in that case we have to work on nutrition also। नेक रीजन पर स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट को फील करते हुए hold there and inhaling, come to center and exhaling, go to your left side। अब इसे बहुत ज्यादा तूफानी स्पीड नहीं करना है। स्ट्रेंथनिंग में फोकस करें, नेक अलाइनमेंट को फोकस करें। कीप योर नेक मसल्स स्ट्रॉन्गर। लुक बैक एंड इनहेलिंग, कम टू सेंटर। इसको दो बार करना है। Inhale once more and exhaling, drop your head down on the right side। Inhaling, come to center and exhaling, go to your left। Inhaling, come to center and exhaling, go to your right। Inhaling, come to center and exhaling, go to your left। Again inhaling, come to center। Exhale करते हुए chin down करना है, neck bend नहीं करना है, only chin down। Press your throat with the chin and then inhaling, head back, stretch your throat। थ्रोट स्ट्रेचिंग आने वाले सीरीज अभ्यास करने से थ्रोट रीजन में डबल चिन फॉर्म नहीं हो पाएगा। If it is there, it will reduce। Exhaling, chin down। Inhaling, head back, chin up। अब यहां से धीरे धीरे रोटेट कर लीजिए क्लॉकवाइज। 1, इसमें स्पीड स्लो रखेंगे, आईज ओपन रखें। आईज क्लोज करके स्पीड तेजी से करेंगे तो खड़े होकर के कर रहे हो तो चांसेस है कि चक्कर आ जाएगा।
चक्कर ना आए उसके लिए स्पीड स्लो, आईज ओपन, एंटी क्लॉकवाइज 1 and 2। अभी हम लोग 3-3 कर रहे हैं। जिनको इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए हाथ को गोल घुमाकर वापस। जिनको नेक और थ्रोट रीजन में स्ट्रीमिंग इफेक्ट ले आना हो, एक्टिवेशन थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। अभी आपने एक्टिवेशन किया है, अब रेजिस्टेंस देनी है, स्ट्रेंथन करना है। अलाइनमेंट करेक्शन के लिए स्ट्रेंथनिंग जरूरी है। दोनों हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ को सीट के पीछे रखें, कोनी को थोड़ा सा पीछे पुश करें और क्रिएट रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। दिस विल हेल्प यू स्ट्रेंथन द नेक मसल्स which will help you minimize the pressure on the joints। और फिर आगे से अच्छी तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे। हाँ, अब इसमें ना नेक स्ट्रेट रख करके करिएगा, ठीक है। ठोड़ी को पीछे करिए, पीछे करना, ज्यादा झुके मत। और फिर वापस इस बार राइट साइड प्रेशर डालेंगे। अब इसमें झुकना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रख करके रेजिस्टेंस करेंगे, जस्ट विटनेस। बैंड नहीं करना। और फिर दूसरी साइड नेक रीजन पर स्ट्रेनिंग इफेक्ट को फील करना है और वापस, और ये रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद अब ये शोल्डर रीजन में कई लोगों के फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस रहती है, उसको रिलीज करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका भी एक सीरीज है, यहाँ से शुरू करेंगे। कई लोगों के फिंगर और रिस्ट जॉइंट में भी प्रॉब्लम रहता है, और आप सिंपल अभ्यास है, इसको बहुत ज्यादा देर भी जरूरी नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर आपने एक जॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया तो वहाँ डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्स हो गया तो ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन हो पाएगा। रोटेट कर लीजिए 1 2 3, 1 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। फिर इनहेल करते हुए हाथ को पीछे की ओर पुल करें, फिस्ट फेसिंग अप, palm facing forward, exhaling, take your hands forward, inhale and exhale। मैंने कहा इसको आप 5-10 बार रूटीन में कर सकते हैं नीचे से। हाँ, इससे बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मसल्स में इफेक्ट आएगा। एक्सहेलिंग, पुश योर हैंड्स फॉरवर्ड। रेगुलर रूटीन में मैंने कहा अब 10 बार रूटीन बनाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों एल्बोज को शोल्डर लेवल पर रख करके करनी है, उससे नीचे नहीं। और फिर एल्बोज को आगे मिलाएंगे, ऊपर ईयर को टच करेंगे, पीछे शोल्डर ब्लेड को मिलाने की कोशिश करेंगे, ये शोल्डर ब्लेड या शोल्डर ब्लेड जो भी बोले। और फिर इस तरह से आराम से रोटेट करेंगे, इनहेलिंग अप एंड एक्सहेलिंग डाउन। लेट्स डू इट अदर साइड। इनहेलिंग, टेक योर elbows up, exhaling down with increased awareness. Just do it with slow speed. And as you bring your hands down, hold your one hand with your other. ये वाला खास करके शोल्डर रीजन का जो स्टिफनेस रहता है या फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, उसको प्रिवेंट करेगा। जिसको फ्रोजन शोल्डर हो रखा होता है, हाथ इतने भी उठते नहीं है ना, तो उनको एक दूसरे हाथ से सपोर्ट देना पड़ता है। तो ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे, फिर श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, तो अपने ही सपोर्ट से ये काम हो जाएगा। और फिर एक्सहेल करते हुए ड्रॉप योर हैंड डाउन। बॉडी को झुकाना नहीं है, बस हाथ को ही पुल करना है। हाँ, और स्ट्रेट रहेंगे। बस आपको थोड़ा बॉडी ऐसे झुका हुआ है, कोशिश करिए झुकाए बगैर करना है। फिर इनहेलिंग, टेक योर हैंड्स अप, स्ट्रेच योर थ्रोट, लुक अप एंड एक्सहेलिंग डाउन। ये ऊपर वाला जो कोनी है ना, सिर से पीछे होना चाहिए, ऐसे सिर को नहीं दबाना। कीप इट फ्री। फिर इनहेलिंग, लुक अप एंड एक्सहेलिंग डाउन, पूरी अवेयरनेस के साथ। इनहेलिंग, टेक योर हैंड्स अप एंड एक्सहेलिंग, ड्रॉप इट डाउन ऑन द साइड, लुकिंग फॉरवर्ड एट योर आई लेवल। Inhale once more
and exhaling, roll your hands and bring it down. आपने अभी ये हाथ के पूरे जॉइंट्स और शोल्डर तक इफेक्ट आने वाला प्रैक्टिस किया, स्पाइन के लिए ऑलरेडी हो गया था। अब आप पैरों के जॉइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे। जिसको घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो, तो उनको तो स्क्वाटिंग करना नॉर्मली सजेस्टेड नहीं है, उसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अदरवाइज इफ यू डू चेयर पोज, वी कॉल इट इन योगा, इन अ रूटीन, आपके नी रीजन के जो मसल्स है स्ट्रांग बने रहेंगे, तो घुटनों का समस्या कभी नहीं आएगा। हालांकि जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो कई केस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खास करके कैल्शियम या विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन रहता है। उस केस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है, एंड वी हैव नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, आई विल गाइड दैट। अभी पहले ये प्रैक्टिस पूरा करते हैं। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए कमर को नीचे ले जाएंगे, घुटनों को आगे नहीं ले जाना, कमर को थोड़ा पीछे की ओर। पुश योर हिप बैक, एब्डोमिनल मसल्स इन, थोड़ा बॉडी को आगे लीन कर लीजिए। स्टे देयर, जस्ट होल्ड, बी देयर। आपका बहुत सही हो रखा है। आप थोड़ा सा बॉडी को आगे पुश करेंगे, आपका नी ज्यादा आगे जा रहा है, हिप्स बैक। हाँ, ये वाला पोजीशन है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा बैंड कीजिए। And come up. Exhaling, roll your hands and inhale and exhaling down. Inhale, exhaling down. Inhale, exhaling down. और इसको आप होल्डिंग करते हुए कर सकते हैं, कम से कम 10-20 बार तक कर सकते हैं। लेकिन इसको में समस्या हो, ऑलरेडी बड़ा हो, उनको ये वाला इससे नहीं करना। इससे ऑलरेडी दर्द वाले जगह में दर्द बढ़ सकता है। और उसके लिए फिर से एक्सरसाइज थोड़ा सा जेंटल टाइप है, थोड़ा जो इजी हो पाए, सो दैट एक्टिवेशन तो हो जाएगा, सर्कुलेशन तो बढ़ेगा, लेकिन दर्द नहीं बढ़ेगा। उसको मेक श्योर करनी है। और उसके बाद दोनों हाथ को कमर पर रख करके राइट लेग को मोड़ करके एक बार आगे ले जाएं और टोज मूवमेंट करेंगे, एक जॉइंट्स, फिर एंकल जॉइंट, फिर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एंड एक्सहेल, दूसरी साइड, टोज मूवमेंट, एंकल जॉइंट, फिर रोटेशन, दूसरी साइड और वापस। इतने में ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स एक्टिव हो गए हैं। और इसके अलावा बाकी प्रोसेस बैठ करके कर सकते हैं। अरे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा शुरू नहीं करेगा। हाँ, आइए अब शुरू करते हैं सिटिंग में। अब प्रैक्टिस, आपने इतने एक्सरसाइज कर लिए, तो डेस्कटॉप सेटअप में जो हो सकता है उन्हीं चीजों को मैं सेलेक्ट करके करा रहा हूँ आप। इसके बाद आपको बैठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे देखने में बहुत सिंपल प्रैक्टिस लगते हैं, लेकिन इतनी सिंपल और इजी होते नहीं है। आपको अपने पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ पुश करते हुए प्रैक्टिस करना होगा। जेन्युइनली प्रॉपर इफेक्ट विल कम। आप अपने कंफर्ट से कम एफर्ट डालेंगे या अपने कंफर्ट को क्रॉस नहीं करेंगे, तो शरीर में बहुत ज्यादा रिएक्शन क्रिएट नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो थोड़ा सा चैलेंज करनी है, और चैलेंज के साथ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करने के कंडीशन में ना भी हो ना, तो सिंपल प्रैक्टिस भी थोड़ा ज्यादा देर करना है, तो इफेक्ट आता है। अभी अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग अपने माइंड को इंटरनलाइज करने के लिए ओम चैंटिंग करते हैं। हम लोग योग में स्टडी करते हैं कि जो साउंड होते हैं, देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ साउंड। एक को हम कहते हैं आहत साउंड, दूसरे को कहते हैं अनाहत साउंड। आहत साउंड का मतलब होता है जैसे हमें एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बोलने की वजह से आवाज है। अब ये कुछ मूव हो रहा है तो मूवमेंट का आवाज है।
एसी का आवाज आ रहा है ना। इस तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज के जो इंडिविजुअल साउंड होते हैं उनको हम लोग आहत साउंड कहते हैं। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम एक्शन हैपनिंग गोइंग ऑन, स्पेसिफिक साउंड दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ एक्शन। और दूसरा जो होता है अनाहत साउंड, ये कोई एक इंडिविजुअल आवाज नहीं है, ये एक तरह से नेचर का आवाज है। जैसे आप थोड़ी देर कई तरह के आवाज आ रहे होंगे और कंटिन्यूसली आप अपने आप को एक स्पेसिफिक आवाज से जोड़े बगैर कलेक्टिव साउंड को विटनेस करने का अभ्यास करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये सारे साउंड मर्ज हो रहे हैं। होता है ये कि दे मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अनदर साउंड दैट इज लाइक बॉजिंग साउंड। That sound resembles the sound of Om. इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे एक्टिविटीज हो रहे होते हैं। हार्ट इज बीटिंग, हार्ट का धड़कन का आवाज होता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर के आओ, ये अलग अलग जगह पर लगा करके क्या करते हैं, वो आवाज ही तो सुनते हैं। लंग्स आर वर्किंग, दे आर क्रिएटिंग देयर साउंड। पेट में एक्टिविटीज हो रहा है डाइजेशन का, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग डिफरेंट साउंड। ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक सीधा साधा एक रास्ता तो है नहीं शरीर में, बहुत सारे घूमते हुए जाना है। तो घूमते हुए उसको पेनिट्रेट करके जाना है तो प्रेशर चाहिए होता है। अब प्रेशर के साथ कहीं हिट होता है तो उसका आवाज आता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग आवाज आएगा, जैसे लकड़ी में अलग आवाज है, हाथ में अलग आवाज। तो शरीर में भी कहीं प्लेन है, कहीं थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर है, सारे जगह में उसको प्रेशर के साथ पेनिट्रेट करते हुए ब्लड जा रहा है, तो इट इज क्रिएटिंग डिफरेंट साउंड इन डिफरेंट लोकेशन। और ये सारे के सारे साउंड नॉर्मली हमें हमारे लिए खुद के लिए ऑडिबल नहीं होते, लेकिन बट दे एग्जिस्ट देयर। अब ये सारे साउंड कलेक्टिव होकर के एक कॉमन बॉजिंग साउंड क्रिएट करते हैं। दैट साउंड रिजेम्बल द साउंड ऑफ ओम। That sound coming inside resembles the sound coming outside. इसीलिए ओम का जो चैंटिंग है ना, ये नॉर्मली ऋषियों ने ये एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च करके फाइंड आउट करा हुआ फैक्ट है कि ओम वाला जो साउंड है, अब ये माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो माँ के पेट में जो साउंड बॉजिंग कर रहे होते हैं, उन सारे साउंड का जो कलेक्टिव साउंड है वो बच्चा सुन रहा होता है और उसके साथ वो एक तरह से कंफर्टेबल हो रखा होता है। इस वजह से नॉर्मली जो छोटे बच्चों को ना इस तरीके का चीजें, अलग अलग टाइप के साउंड उनको अलग ढंग से एक तरह से क्या बोले, जल्दी वो उसको क्या कह रहे, हाँ, जल्दी उसके साथ ना वो एक तरह से कंफर्ट डेवलप कर लेते हैं। कैच करता है उसके वजह से। ऑब्वियसली जब हम ओम का उच्चारण इंटेंशनल एफर्ट के साथ कॉन्टिन्यूसली थोड़ी ज्यादा देर तक करते हैं तो धीरे धीरे आपका भी वाइब्रेशन एक तरह से सेट होने लगता है उसके साथ। जब ये होने लगता है तो आपका जो इंटरनल साउंड के साथ और एक्सटर्नल साउंड के साथ एक तरह का हार्मनी डेवलप हो जाता है। दैट हार्मनी विल हेल्प ऑप्टिमाइज द एक्टिविटीज इनसाइड, और उसके कारण से हमारा जो अवेयरनेस है वो इंटरनलाइज हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। इस पर्पज से हम लोग अक्सर योग के अभ्यास में कोई भी नए प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ी देर ओम चैंटिंग करते हैं, सो दैट उस वाइब्रेशन के और उस वाइब्रेशन से पूरे शरीर में वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, उसके कारण से माइंड इंटरनलाइज होकर के डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। दैट इज द रीजन। और उसके और कई सारे साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन ज्यादा डिटेल उसके लिए जरूरी नहीं है। बस 2-3 बार ओम का उच्चारण करके फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
संपूर्ण शरीर पर आए हुए वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करें, फीलिंग फाइन, बेटर एंड बेटर देन बिफोर। लंबी श्वास लें और पूरी श्वास को खाली करें। Focus on your breath going in and out. Make your breath deeper and rhythmic enough. हर श्वास को फील करें, making your breath deeper and rhythmic enough. और सहज भाव से अंदर आते हुए श्वास के साथ शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा को संचारित होते हुए महसूस करें। बाहर जाते हुए श्वास के साथ शरीर के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्टेज को डिटॉक्स होते हुए अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास के साथ और सहज भाव से inhale deeply with expansion effect in the lungs, exhale completely with contraction effect in the lungs. लंग्स में ब्रीथ का इफेक्ट को फील करते हुए अभ्यास करेंगे। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स में एक्सपांशन इफेक्ट आएगा। जब लंग्स में एक्सपांशन इफेक्ट आता है तो लंग्स के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, डायफ्रामेटिक रीजन पर भी थोड़ा बहुत एक्सपांशन इफेक्ट जाएगा। जब लंग्स में कंट्रैक्शन इफेक्ट आता है तो लंग्स ऐसे सिकुड़ करके अंदर चले जाएं